What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 9 of GNG 3.0 एंड आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट जो कि है मनी एंड बैंकिंग। नेशनल इनकम ने जितना टाइम लिया ना उतने ही दिन में लगभग आपकी रिमेनिंग पूरी मैक्रो हो जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम काफी डिटेल में करना पड़ता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है, बस बाकी सारे छोटे छोटे हैं। तो आप देखोगे कि डे 8 तक नेशनल इनकम चला और डे 16 तक आपकी मैक्रो पूरी खत्म हो जाएगी और इंडियन इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आज कवर करेंगे मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग मुझे लगता है आधा होगा बट कवर हो जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। हमारे चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। दो चैप्टर्स हैं बेसिकली, मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी के साथ, ठीक है। मनी क्या है बोल रहा है, मनी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है मॉडर्न टाइम्स की, पूरा फाउंडेशन है जिसके आसपास इकोनॉमी चलती है। ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मनी से पहले बच्चों क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। सर बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। पहले क्या होता था, पैसा तो होता नहीं था, तो फिर कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा ना भाई। मुझे कोई चीज चाहिए तो आपको भी तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो कैसे होगा? आज तो पैसा देके सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन तब पैसा ही नहीं होता था, फिर कैसे होता होगा? तो उस टाइम पे बच्चों एक्सचेंज होता था गुड्स के थ्रू, यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स। भाई मेरे पास शूज है, आपके पास कुछ खाने पीने का सामान है, मुझे खाने पीने का सामान चाहिए, आपको शूज चाहिए, मेरे से इन्वर्स कर लो, मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, राइट। तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड द प्रिमिटिव वर्ल्ड ट्रेड वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू बार्टर सिस्टम। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। और जो इकोनॉमी में बार्टर चलेगा उसको बोलेंगे बार्टर इकोनॉमी। अ इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। अब सर जब बार्टर चल ही रहा था फिर पैसे की क्या जरूरत थी? क्यों बना दिया पैसा? क्यों लोगों के जिंदगी में तबाही मचा दी? क्यों पैसा लेके आ गए जब बार्टर चल रहा था? बेटा बार्टर सिस्टम की ना बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी कमियां थी बार्टर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहला होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये नहीं था भाई, मुझे शूज चाहिए, आपके पास शूज हैं, कोइंसिडेंस हो गया, मैंने देख लिया कि भाई आपके पास शूज हैं, कोइंसिडेंस हो गया। आपको मेरे से एक्स्ट्रा व्हीट एंड राइस चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा व्हीट एंड राइस है ही नहीं। तो एक तरफ तो कोइंसिडेंस हो गया, दूसरी तरफ कोइंसिडेंस हो ही नहीं रहा। आपने बोला व्हीट राइस नहीं है, चलो एक काम करो ज्वेलरी दे दो। मैंने कहा यार ज्वेलरी भी नहीं है मेरे पास, तो फिर कोइंसिडेंस नहीं हो रहा। तो सिंगल कोइंसिडेंस तो हो जाता था, बट डबल कोइंसिडेंस होगा तभी तो बार्टर होगा। भाई आपके पास जो है मुझे वो चाहिए, मेरे पास जो है आपको वो नहीं चाहिए, दोनों होना चाहिए ना, तभी तो बार्टर होगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो क्या बोल रहा है, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। उसके बाद आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सर मेजरमेंट कैसे करें? आज तो हर चीज मनी की टर्म्स में मेजर हो जाती है। अब मैंने आपको बोला ठीक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया, आपके पास शूज है, आप मुझे दे दो, मेरे से आप आधी किलो व्हीट ले लो, आधी किलो राइस दे दो। आप कह रहे हो ना 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 भाई ये तो बहुत कम है, मुझे तो 5-5 किलो चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना 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 ये तो बहुत ज्यादा है। फिर प्रॉब्लम, कैसे मेजर करें कि शूज के बदले में कितना व्हीट राइस जाएगा? कैसे मेजर करें एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी कितनी जाएगी? तो मेजरमेंट की प्रॉब्लम आ गई। फिर ये भी एक समस्या है। देखो क्या बोल रहा है, इन बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मेजर। कोई कॉमन यूनिट ही नहीं है ना भाई। आजकल तो कॉमन यूनिट अमाउंट है, रुपी है, तब तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ ए हैज व्हीट, बी हैज राइस, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मच व्हीट इज नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 kg ऑफ राइस, राइट। तीसरा बोल रहा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों कि आजकल हम चीजें ईएमआई पे ले लेते हैं। ईएमआई का मतलब है आज सामान दे दो, मैं धीरे 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 इसको पे कर दूंगा। सामान आज ले लिया, धीरे धीरे पे कर दूंगा। पहले क्या होता था, आज आपसे 10 किलो मैंगो ले लिए, मैं धीरे धीरे आपको 1-1 किलो करके वापस कर दूंगा। अब ऐसा कैसे होगा भाई? भाई आपसे 10 किलो लिए, अब जो मैं 1-1 किलो करके वापस दे रहा हूं वो हर बार अलग क्वालिटी, अलग शेप, अलग डिजाइन। आप बोल रहे हो ना ना ये तो मेरे वाले मैंगो ही नहीं थे, मुझे तो वही वाले मैंगो चाहिए। भाई सेम मैंगो कहां से आएंगे? हो गई ना प्रॉब्लम। तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस
फ्यूचर का लेन देन, किश्तों का लेन देन, इंस्टॉलमेंट्स पे लेन देन, ये सब भी नहीं हो पाता था। तो देखो क्या बोल रहा है, अंडर द बैटर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, उधारी कैन नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज बोरोअर में नॉट बी एबल टू अरेंज द सेम क्वालिटी गुड्स। रीपे करना है तो सेम क्वालिटी कहां से आएगी? देयर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे कि भैया वही चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए। उसके बाद कॉमोडिटी टू बी रीपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू। भाई आम जब मैंने खरीदे, मतलब पैसे तो होते नहीं थे, जब मैंने लिए तो उनकी वैल्यू ज्यादा थी या कम थी, जब मैं दे रहा हूं तो वैल्यू और घट गई या और बढ़ गई। घट गई तो सामने वाले को लेने में तकलीफ है, बढ़ गई तो मुझे देने में तकलीफ है। तो बहुत सारी वैल्यूज उधर उधर हो जाती है ना, ऊपर नीचे होती है, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू होता रहता है इकोनॉमी में। तो इस केस में भी बैटर काम नहीं करता था। ठीक है, चौथा बोल रहा है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बच्चों आजकल लोग कितना ज्यादा कंसर्न्ड है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, कितने कंसर्न्ड रहते हैं, है ना। अब आज कोई चीज हम फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं तो फ्यूचर में वो सेम शेप में रहेगी, सेम साइज में रहेगी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा हूं मैं यार, हाँ हद हो गई, कम ऑन, टंग डोंट ट्विस्ट, स्पीक क्लियरली। सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि फ्यूचर में वही चीज सेम शेप, सेम साइज, सेम डायमेंशन में रहेगी। इस चीज की क्या गारंटी है? भाई तुमने स्टोर कर लिए टमाटर 10 किलो, 10 साल बाद जहां पे स्टोर किए थे वो खोला तो वहां टमाटर नहीं, टमाटो केचप निकलेगा, वो भी बहुत बुरी सिचुएशन में। तो कैसे स्टोर करोगे? पैसा तो स्टोर कर लेते हैं लोग, बैंक्स में रख लेते हैं लोग, अपने घरों में रख लेते हैं, तो फ्यूचर के लिए सेफ्टी रखते हैं ना, राइट। लेकिन कमोडिटीज तो स्टोर नहीं करी जा सकती, ये चौथी प्रॉब्लम थी। मोस्ट ऑफ द गुड्स डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल नहीं होती भाई चीजें। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, एफर्ट भी नहीं लगाना चाहते, तो गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टोर द अर्निंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक हो गया बच्चों, समझ में आया? मस्त, बढ़िया। चलो फंक्शंस ऑफ मनी पे चलते हैं। मनी ने बेटा यही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जितनी भी ये समस्या मैंने आपको गिनवाई ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मनी जब आया तो क्या आया? द फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर टू हेड्स। मनी ने दो काम ये कर दिए, दो काम ये कर दिए, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉर्टेड। जैसे सबसे पहले मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक माध्यम बन गया, कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो पैसा देके। आपको कुछ भी खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, व्हीट राइस खरीदना है, घर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, पैसे दो, एक्सचेंज कर लो। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज का मेजरमेंट आप कर सकते हो, आपको एक यूनिट मिल गया कि हाँ भाई अब मैं हर चीज मेजर कर सकता हूं आसानी से। तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मनी से आप फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बहुत इजीली कर सकते हो जो आजकल बहुत मुश्किल है। तो चार चीजें हैं ना बेटा कि मनी क्या है। मनी कैन बी एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ नंबर वन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपके लिए माध्यम। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, आप कुछ भी मेजर कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर कर सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, आप मनी से फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो। तो देखो क्या बोल रहा है, प्राइमरी फंक्शंस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। एंड मेजर ऑफ वैल्यू में हम बोलेंगे मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। मनी क्या है? एक कॉमन डिनोमिनेशन है। कॉमन डिनोमिनेशन का क्या मतलब हुआ सर? कॉमन डिनोमिनेशन का मतलब हुआ कि मनी की टर्म्स में आप हर चीज मेजर कर सकते हो, है ना। एक कॉमन यूनिट है इन विच वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। सेकेंडरी फंक्शन में आ गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मनी से आप बोरोइंग, लेंडिंग सिंप्लीफाई कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हो फ्यूचर के लिए। और स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि मनी को आप यूज कर सकते हो टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। आपके पास आज पैसा है लेकिन आप कोई चीज 2 साल बाद खरीदना चाहते हो तो आप 2 साल की एफडी कर दो, आप 2 साल के लिए स्टोर कर लो, परचेजिंग पावर 2 साल आगे शिफ्ट हो गई। बढ़िया सर, बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है मनी ने बार्टर के सारे लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया। ये आपके लिए रीड ओनली है कि मनी ने कैसे बार्टर के लिमिटेशंस को दूर करा है, तो ये आप खुद पढ़ोगे, जो चीजें बताई वही लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि मनी है क्या, तो हम बोलेंगे मनी इज एनीथिंग। मनी वो कुछ भी है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी माध्यम। मेजर ऑफ वैल्यू, ये मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। उसके बाद होता है बच्चों लीगल टेंडर मनी।
लीगल टेंडर मनी का क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि जो पैसा हमारे देश की इकोनॉमी में लीगली चल सकता है, विच इज लीगली अलाउड। यानी आज की डेट में आप देखो कि 2000 के नोट नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे या क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वो थे तो अब कहां गए? अब बाजार में क्यों नहीं चल रहे? तो हम बोल रहे हैं कि बैंक्स ने उनको वापस रख लिया अपने पास और वापस आए ही नहीं वो इकोनॉमी में, है ना। पुराने वाले 500,000 के नोट नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर ही नहीं है। तो लीगल टेंडर क्या होता है? जो लीगली यूज होता है, जिससे आप एक्सचेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हो, वेरी इजी। तो देखो क्या बोल रहा है, मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेट्स, डेट्स के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, उसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? बैंक मनी। बैंक मनी क्या है भाई? सिंपल, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स आपके बैंक्स के पास रखे हुए हैं वो सब आपका बैंक मनी है, ठीक है। बैंक्स के पास आपके डिपॉजिट्स हैं जिनको आप ऑन डिमांड ले सकते हो। भाई मैंने पैसा सेव करा हुआ है बैंक में, मुझे ऑन डिमांड वापस चाहिए, दैट इज बैंक मनी, राइट। बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। देन मनी सप्लाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई, व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है बच्चों? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में जनता के पास टोटल कितना पैसा अवेलेबल है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी अभी, राइट नाउ। अब बताओ कोई भी चीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक वेरिएबल, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखता हूं तो स्टॉक वेरिएबल, तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। इंपॉर्टेंट शब्द, पब्लिक होना चाहिए, यानी मनी यूजिंग सेक्टर होना चाहिए, मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं होना चाहिए। अब मनी कौन बनाता है? बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई बनाता है। तो मनी यूजिंग सेक्टर होना चाहिए, मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इकोनॉमी, देखो, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। पब्लिक का मतलब मनी यूजिंग सेक्टर, मनी यूजिंग सेक्टर जैसे इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स जो पैसे को यूज करते हैं लेन देन के लिए, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी क्रिएटिंग सेक्टर इसके अंदर नहीं आएगा, ना सरकार आएगी ना बैंकिंग सिस्टम आएगा। उसके बाद ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में बेटा क्या क्या आ जाता है? तो देखो बच्चों, बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। मेनली जो है वो है करेंसी विद पब्लिक। मेनली क्या है? करेंसी विद पब्लिक। जितना भी जनता के पास पेपर करेंसी है, चाहे कॉइन्स है, वो सब इसमें आ जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों करेंसी मनी। करेंसी मनी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? फिएट मनी। सर व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी का मतलब है कि एक ऐसा मनी जो कि आपके गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि हर कर्जे में आप उसको यूज कर सकते हो। फिएट का मतलब सिंपली ऑर्डर होता है। फिएट का मतलब सिंपल क्या होता है? ऑर्डर। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जिस करेंसी को ये बोला गया कि आप उसको एक्सेप्ट करो एज मनी, तो वो बोला जाएगा फिएट मनी। देखो बोल रहा है, फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। दैट इज अंडर लॉ, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल द डेट्स। इसीलिए इसको हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, राइट। फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक का क्या मतलब है? डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक का मतलब है बच्चों कि जो आपके डिपॉजिट्स बैंक में रखे हुए हैं, जो आप कभी भी ऑन डिमांड वापस ले सकते हो, है ना। तो इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स of the public with the commercial banks. Demand deposits are the deposits which can be encashed by issuing checks at any time. Perfect. हाँ सर बढ़िया हो गया है। तो A demand deposit is treated as equal to currency, ये तो आपको पता ही है, ओके। उसके बाद बोल रहा है only net demand deposits are included। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बोल रहा है only net demand deposits are included। सर नेट का क्या मतलब है? नेट का मतलब है कि भैया अगर एक बैंक ने अपना कुछ पैसा दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, इंटर बैंक, वो इसमें कंसीडर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक हो गया। उसके बाद टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। टर्म डिपॉजिट्स जो है, अगर हम बात करें ना बेटा M1 की, हमारे जो मनी सप्लाई है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, M1, M2, M3, M4,
ठीक है सर, ये क्या है? कुछ नहीं है बेटा, जितने भी कंपोनेंट्स है ना मनी सप्लाई के, उन सबको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करा गया है। तो सबसे लिक्विड, जो मोस्ट लिक्विड होता है वो M1 होता है। ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है और हमें मेनली पढ़ना भी यही है, M1। तो इसके अंदर ना नेट टाइम डिपॉजिट्स नहीं होते। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। मेन चीज इसके अंदर ये होती है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। M2 में क्या क्या आता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट्स, ये इसमें आ जाता है। ठीक है, M3 में आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। M3 में बच्चों टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और M4 में आ जाता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। लेकिन हमें जो पढ़ना है ना, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, मेनली हमें M1 पढ़ना है बस, हमारे पोर्शन में तो यही। ठीक है, बट फिर भी वैसे ही बता दिया तुम्हें नॉलेज के लिए। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बढ़िया हो गया सर। देखो M1 करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 ये थोड़ा सा ब्रॉड है, इसके अंदर सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस आ जाता है। M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ये आपको बस नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, मेन M1 याद रखना है। ठीक है, बढ़िया सर। सर हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं? बच्चों बहुत आसान, देखो हमारे पास मनी में क्या क्या आता है? सर मनी में दो चीजें आती थी। मनी में कौन कौन सी दो चीजें आती थी? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है ना, क्या क्या आता था? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। हाई पावर्ड मनी में करेंसी प्लस कैश रिजर्व्स आते हैं, बस ये ध्यान रखना। करेंसी और कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स, बैंक के पास जो कैश रिजर्व्स है ना वो आते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, हाई पावर्ड मनी इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, करेंसी एंड कैश रिजर्व्स, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद बोल रहा है मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, while high powered money consists of currency and cash reserves with the banks। ठीक हो गया, इट मीन्स करेंसी इज कॉमन, करेंसी दोनों में कॉमन है। देखो करेंसी दोनों में, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज मनी इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, while high powered money includes cash reserves with the banks। ठीक हो गया बेटा। हाई पावर्ड जो है, इट इज हाई पावर्ड एज कंपेयर टू मनी बिकॉज कैश रिजर्व सर्व एज द एक्चुअल बेस फॉर जनरेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब इसको हाई पावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कैश रिजर्व्स है ना वही डिमांड डिपॉजिट्स को फुलफिल करने के लिए मेनली यूज करे जाते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल 100 रुपए बैंक के पास आए, बैंक ने 25 अपने पास रखे और 75 लोन बांट दिया। तो जो लोग अपना पैसा वापस डिमांड कर रहे हैं, बैंक तो यहीं से पे कर रहा है ना उसको, ये तो आगे बांटा हुआ है। तो यही ज्यादा यूज होता है डिमांड डिपॉजिट्स को पे करने के लिए। ठीक है, ओके चलो। अब यहां से बच्चों हमारा शुरू होता है बैंकिंग। चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक वो है बेटा जिससे हम डील करते हैं, जिससे पब्लिक डीलिंग होती है, जहां पे आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, जहां से आप लोन ले सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक यानी जिसका काम ही कमर्शियलाइज्ड है, बिजनेस करना है, धंधा करना है। व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तुम अपने डिपॉजिट्स दो, उसको वो एक्सेप्ट करेगा। ग्रांटिंग लोन्स, तुमको लोन देना। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट करना विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। पैसा कमाना इसका मेन एम है बच्चों। दो सेक्टर में ये हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से हो गए? HDFC, ICICI, ये प्राइवेट सेक्टर हो गए। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से हो गए? PNB, SBI, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। बढ़िया सर। कमर्शियल बैंक्स के बेटा क्या क्या फंक्शंस हैं? बेटा फिर से दो मेन फंक्शंस हैं, जैसे मनी के दो थे, प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे ही बैंक्स के भी दो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आ गए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आप अपना पैसा जमा करना चाहते हो तो आप बैंक को दो, बैंक के पास जमा हो जाएगा, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब कितने फॉर्म में वो डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकती है? तो सबसे पहले बोल रहा है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स कौन सी होती है? जो बिजनेसमैन की होती है। जो बिजनेसमैन अपना पैसा जमा करता है वो जितनी बार चाहे उतनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, ये ध्यान रखना। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस बट नो इंटरेस्ट। दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट्स,
ये एक फिक्स टाइम के लिए होती है, इसमें बस 2 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक जमा करते हुए, एक विड्रॉ करते हुए। एफडी यूजुअली 2 ही तरीके की ट्रांजेक्शन्स में कवर करेगी। सबसे पहला जमा करा, फिर पैसा तोड़ा, पैसा निकाला, दैट इज फिक्स डिपॉजिट, फिक्स टाइम के लिए करी थी, यही तो होता है। तीसरा होता है सेविंग डिपॉजिट्स, जो नॉर्मली हाउस होल्ड्स करते हैं। वैसे इसके अंदर एक आरडी भी आता है आजकल, रेकरिंग डिपॉजिट्स, कि आपने पैसा जमा करा, आपके सेविंग में कुछ पैसा है, अब आप क्या करते हो, बैंक को बोलते हो कि मेरे सेविंग अकाउंट में से ना हर महीने एक अमाउंट काट के अलग से जोड़ते रहना, उसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। लाइक मेरे सेविंग में तो पैसा आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन मैंने बैंक को बोला कि हर महीने 2000 ना निकाल के अलग रखते रहना, उसको क्या बोलते हैं, आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो हमारे पास करंट डिपॉजिट्स हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। करंट डिपॉजिट्स में बेटा चेक फैसिलिटी होती है, एफडी में कोई चेक फैसिलिटी नहीं होती, एफडी तो फिक्स्ड है। उसके बाद इंटरेस्ट, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसमें हाई इंटरेस्ट मिलता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करंट में जितनी मर्जी करो, उसमें बस 2 ही होंगी। ठीक है, बढ़िया सर। प्राइमरी फंक्शन में दूसरा फंक्शन आता है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स का मतलब होता है बेटा लोन देना। भाई एक तो हो गया डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, दूसरा हो गया लोन देना। अब लोन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, कैश क्रेडिट कौन सा होता है, डिमांड लोन कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म लोन कौन सा होता है? बहुत ही आसान है बेटा। देखो बोल रहा है जितना भी पैसा बैंक के पास आता है वो बैंक अपने पास नहीं रखता, कुछ पोर्शन रख के बाकी लोन के फॉर्म में बांट देता है। डिमांड लोन जो ऑन डिमांड वापस करने पड़ेंगे। कैश क्रेडिट जिसके बदले में बच्चों आपको जो कोलेटरल, जो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना, वो करंट एसेट्स रखने पड़ते हैं, तो वो लोन जो आपको करंट एसेट्स की सिक्योरिटी गिरवी रख के मिलेगा उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट सर। तो कैश क्रेडिट हो गया जो करंट एसेट्स की सिक्योरिटी रख के मिलेगा। डिमांड लोन जो ऑन डिमांड आपको वापस करना है। शॉर्ट टर्म लोन्स जो नॉर्मल बिजनेस लोन्स हो गए। कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। ठीक है, डिमांड लोन्स रेफर्स टू द लोन्स व्हिच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड। शॉर्ट टर्म लोन्स आर पर्सनल लोन्स अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। वेरी 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 सिंपल। ठीक है, परफेक्ट। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, आपने जितना भी लोन लिया ना कैश क्रेडिट में, ठीक है, जितना भी आपने लोन लिया, ओके, अब सपोज आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, आपके बैंक में 1 करोड़ की लिमिट बना देता है बैंक की, लो भाई हमने लिमिट बना दी, अब तुम विड्रॉ कर लो। अब तुमने सपोज अभी 60 लाख ही निकाले हैं, अभी तक कितने निकाले हैं, 60 लाख ही निकाले हैं, तो ब्याज 1 करोड़ पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट 60 लाख पे लगेगा। तो जितना जितना आप विड्रॉ करते रहोगे उतना उतना इंटरेस्ट लगता रहेगा। ये होता है कैश क्रेडिट के फायदे। डिमांड लोन क्या होता है? डिमांड लोन होता है भाई 1 करोड़ का लोन लिया, अब तुम चाहे कितना ही यूज करो, ब्याज लगना शुरू हो गया 1 करोड़ पे, ब्याज 1 करोड़ पे ही भरना है। द एंटायर सम इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एंटायर सम। ठीक है, सेम केस फॉर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन में भी यही सेम केस चलता है। परफेक्ट सर। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस में तो बड़े आसान आसान से फंक्शंस हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आप सब जानते हो, अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा कई बार आप विड्रॉ कर सकते हो, उसको ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा कि मेरे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि मेरे किसी डेटर ने, डेटर मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है, उसने मुझे लिख के प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं ये आपका पैसा 3 महीने बाद दूंगा, तो वो जिस डॉक्यूमेंट पे लिख के दिया है उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मुझे पैसा मिलना है तो मेरे लिए बीआर है, बिल्स रिसीवेबल। मेरे लिए क्या हो गया ये? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब वो बिल्स रिसीवेबल जिसका पैसा मुझे 3 महीने बाद मिलेगा, मैं आज गया बैंक के पास और बैंक को बोला कि भैया देखो ये पैसा तो मिल ही जाएगा 3 महीने बाद, आप ले लेना, क्या आप मुझे आज पैसा दे सकते हो? बैंक बोलता है ठीक है, कितने का है? हमने बोला 50 का। बैंक बोलता है मैं आपको 45 दूंगा, 5000 मैं भी तो कमाऊंगा, 3 महीने मैं भी तो वेट करूंगा, तो 45 लो, 5000 मेरे हो जाएंगे जब मैं उससे 50 ले आऊंगा, आप रखो अपने 45। तो आप भी खुश, आपको आज पैसा मिल गया, ठीक है 5000 कम मिला लेकिन आज मिल गया ना, नहीं तो 3 महीने बाद मिलता। बैंक भी खुश, बैंक को 50 मिल जाएंगे, और सामने वाले को तो पे करना ही है, वो चाहे आपको करे चाहे बैंक को करे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शंस, बैंक आपके लिए बेटा कुछ छोटे छोटे फंक्शंस भी करता है। छोटे छोटे फंक्शंस कैसे करता है? जैसे सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आपका एजेंट बनेगा और फंड्स वगैरह ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स। कलेक्शन एंड पेमेंट्स, आपके बिहाफ पे कुछ पैसा कलेक्ट करेगा, कुछ पेमेंट करेगा। ये रीड करने हैं आपको बस एक बार, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, अगर आपको विदेश में जाना है,
पैसे की जरूरत है, वहां पे तो कोई और करेंसी चलती है तो अपने बैंक से बदल सकते हो। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आपको शेयर्स वगैरह खरीदने हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है तो बैंक उसमें हेल्प करेगा। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ट्रस्टी एग्जीक्यूटर, ये सिर्फ रीड ओनली चीजें हैं बेटा, ठीक है, बढ़िया सर। जनरल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? जो आपकी जनरल सेटिस्फैक्शन के लिए चीजें बैंक करता है, जैसे आपको लॉकर दे देगा, आप उस पर अपने कुछ इंपॉर्टेंट कागज रख सकते हो, थोड़ा बहुत कैश रख सकते हो, थोड़ा बहुत गोल्ड वोल्ड रख सकते हो सेफ्टी के लिए, दैट इज लॉकर फैसिलिटी। ट्रैवलर्स चेक, भाई लोगों को डर लगता है कि कैश कैरी करेंगे तो कोई जेब काट लेगा, तो ट्रैवल करने के लिए बैंक के पास एक फैसिलिटी होती है ट्रैवलर्स चेक, आप वो चेक ले जा सकते हो, क्योंकि कैश तो लोग चोरी कर सकते हैं, उस चेक का क्या करेगा कोई, जब तक आप उस पर साइन नहीं करोगे चलेगा ही नहीं, है ना। तो ट्रैवलर्स चेक एक बहुत अच्छी चीज है। तीसरा लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चलता है, जब भी आपको किसी से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना है तो सामने वाला बोलता है बैंक से गारंटी ला के दो कि अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो बैंक कर देगा, तो बैंक लिख के देता है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोल देते हैं। देन अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? बेसिकली बैंक आपको, आप एज अ बैंक, अगर आपके शेयर्स नहीं बिक रहे और आपको लग रहा है कि यार बिकने चाहिए, बैंक से आप बोलो कि बैंक आप प्लीज हमारे शेयर्स बिकवा दो, आप हमारे लिए अंडर राइटर बन जाओ, तो बैंक आपके लिए अंडर राइटर बन के काम कर लेता है, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। उसके बाद होता है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब कुछ डेटा कलेक्ट करना, ये भी बैंक का काम है। तो छोटे छोटे फंक्शंस हैं बेटा जो आपको मेनली एक बार गो थ्रू करने हैं, और कमर्शियल बैंक का टॉपिक भी खत्म। अब बचे बच्चों हमारे पास दो टॉपिक, कि कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, और दूसरा है हमारे पास सीधा सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस। बस दो ही टॉपिक बचे हैं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक आना चाहिए। अच्छा आ गया, देखो ये आ गया सेंट्रल बैंक। बस दो टॉपिक बचे हैं बच्चों, इसको निपटाते हैं कल, तो आपका मनी एंड बैंकिंग भी खत्म। अब आज जो भी किताब पढ़ते हो एक बार मनी पढ़ लो, कमर्शियल बैंक्स के बारे में बताया, दैट विल बी यूज्ड ओनली एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर यू गाइज। बस सिर्फ नॉलेज के लिए तुमको पता होना चाहिए, जो काम की चीज बैंकिंग में है वो इसमें आएगी, ठीक है। जो काम की चीज है वो है सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शंस और मनी क्रिएशन, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यही आएंगे पेपर में। आज तो सिर्फ बेस बनाया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।